सफर की थकान इतनी थी कि बिस्तर से उठने का मन नहीं था, पर खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। यह खुशखबरी किसी को सुनाने के लिए मन व्याकुल हो रहा था। कम से कम जया को तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो वह मेरे प्राण ले लेगी। वैसे भी आज की खुशी पर सबसे ज्यादा हक उसका ही है। उसी ने इस रिश्ते के लिए इसरार किया था, वरना हम नौकरी पेशा लोग इतनी ऊंची उड़ान भरने के काबिल नहीं थे। पर उसी ने बार बार कहा, दीदी मेरा मन कहता है मृणाल की शादी यहीं होगी। तेरे मुंह में घी शक्कर। सिर्फ घी शक्कर से काम नहीं चलेगा, चंदेली साड़ी लूंगी। अरे बनारसी ले लेना, शादी तो होने दो। बनारसी गौतम की शादी पर लूंगी। लड़की की शादी में तुम्हें ज्यादा नहीं मुड़ूंगी। मृणाल के लिए मैंने जब से लड़का देखना शुरू किया है, जया उसे अपना कर्तव्य मान बैठी है। मृणाल पर उसकी अपार ममता है। ऐसे वैसे घर की बात तो वह मुझे सोचने भी नहीं देती। एक ही तो लड़की है दीदी, उसे इस तरह निपटाने का मत भाव रखो। 1-2 साल में वह बूढ़ी नहीं हो जाएगी, देर लगे कोई बात नहीं, पर घर वर दोनों को खूब ठोक बजा कर देख लो। ये तो कई बार मजाक में कहते हैं, अच्छा हुआ प्रिंस चार्ल्स की शादी हो गई, नहीं तो तुम्हारी सहेली वही बात चलाने को कहती। मैं जया की व्यथा कथा जानती हूँ, इसीलिए उसकी व्यग्रता समझती हूँ, पर इन लोगों को यह कौन समझाए, कितनी बार समझाए। जया 4 बजे कॉलेज से लौटती है, तब तक तो मुझे सब्र ही करना था, पर उसके बाद मैंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। टैक्सी में बैठे बैठे यही सोच रही थी कि जया कितनी खुश होगी। खुश तो बाद में होगी, पहले मेरी अच्छी खबर लेगी। बिना बताए ही चली गई थी मैं, पर क्या करती, मजबूरी थी। मृणाल ने साफ मना कर दिया था, इसी शर्त पर वह जाने को तैयार हुई थी। लड़कियों का इस तरह प्रदर्शन करना हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर वे लोग यहाँ आने को तैयार न थे। बोले, आप लोग बिटिया के साथ यहीं आ जाइए। इन दिनों हमारी बेटियां भी अमेरिका से आई हुई हैं, उनसे मिलने के लिए सारा परिवार यहाँ इकट्ठा है। आप यहीं आ जाएंगे तो सबको सुविधा हो जाएगी। मन में ढेर सारी आशंकाएं लेकर हम लोग गए थे। लौटते वक्त मन खुशी से सराबोर था। मृणाल सबको भाग गई थी। उन लोगों ने तो वहीं शगुन कर दिया। कहने लगे, सगाई वगाई का चक्कर रहने दीजिए, आपको जितनी जल्दी हो सके शादी का इंतजाम कीजिए। ये लड़कियां 1-2 महीना भारत में रहेंगी, तब तक हो जाए तो अच्छा रहेगा। हम लोग किसी तैयारी से तो गए नहीं थे, जो कुछ पास था उसी से टीका कर दिया और शादी की तिथि निकलवा कर चले आए। मुश्किल से महीने भर का समय था और करने को कितना कुछ था। उन लोगों ने तो कह दिया कि ज़्यादा टीम टाम की ज़रूरत नहीं है, हम 20-25 लोग आएंगे, सब परिवार आएंगे, किसी होटल में इंतजाम कर दीजिएगा, शाम को फेरे हो जाएंगे, सुबह हमें विदा कर दीजिए। वे लोग तो इतना कहकर मुक्त हो गए, पर हमारे सामने तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। इतने कम समय में कैसे कुछ हो पाएगा? लड़की की शादी कोई हंसी खेल है? मैडम कहाँ रोकना है? ड्राइवर ने पूछा तो होश आया कि मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गई हूँ। जया के घर के सामने गाड़ी रुकवाकर मैंने जल्दी से पैसे चुकाए और उतर पड़ी। जया से मिलने को कुछ इतनी बेसब्री थी कि घंटी बजाते हुए ध्यान ही नहीं रहा कि दरवाजा खुला है। मैंने कुछ झेपते हुए घर में प्रवेश किया। तब तक बड़ी भाभी बाहर निकल आई। मैंने सोचा अब डांट पड़ेगी, क्या तुम्हें भी इस घर में घंटी बजाकर आना पड़ता है? पर भाभी कुछ नहीं बोली। मैंने ही क्षमा याचना करते हुए कहा, सॉरी भाभी, आपको डिस्टर्ब किया। जया कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। ऊपर जाने का रास्ता भीतर वाले बरामदे से होकर था। जया की माँ उनसे बातें कर रही हैं, पर सारा माहौल बड़ा गुमसुम सा है। मेरी बंगाली चौड़े पाड़ की साड़ी को उन्होंने इस तरह घूरकर देखा कि मुझे संकोच हो आया। अपनी कलफदार पटलियों और लहराते पल्लू को सबकी नजरों से बचाते मैं इतनी व्यस्त हो गई थी कि जया की माँ को ठीक से नमस्ते भी न कर सकी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भान हुआ कि उन्होंने भी तो मेरा कुशल छीन नहीं पूछा, इतने दिनों तक न आने का उलाहना नहीं दिया। और तब याद आया कि बड़ी भाभी ने भी तो आज कुछ बात नहीं की, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ
कि दोनों भाभीयों से मीठी रार तकरार किए बिना मैं ऊपर चली गई हूँ। जया के कमरे में एकदम सन्नाटा था। 24 घंटे चीखने वाला टेप रिकॉर्डर चुप था और महारानी पलंग पर लेटी हुई आशापूर्ण देवी की कोई उपन्यास पढ़ रही थी। आहा, दीदी आई हैं। मुझे देखते ही वह पुलकित होकर बोली और मेरा मन एकदम हल्का हो गया। नीचे इतना सन्नाटा था कि बस। मैंने कहा, और माँ जी के पास 2-4 औरतें ऐसी शक्ल बनाकर बैठी हैं जैसे मातम कुर्सी पर आई हूँ। उसने मेरा वाक्य पूरा किया। वे वाकई मातम कुर्सी पर आई हैं। अरे, मुझे अब अपने कपड़ों पर सचमुच शर्म आ रही थी। कौन? मेरा मतलब है किसका देहांत हो गया? मेरे श्रीमान जी गुजर गए, उसने सपाट सुर में कहा। कौन श्रीमान जी? एक ही तो थे दीदी, मेरी कोई 10-20 शादियां हुई है, उसने कहा। उसके बात करने का लहजा कुछ ऐसा था कि सांत्वना की गुंजाइश ही नहीं थी। और फिर सांत्वना भी किस लिए? जिस व्यक्ति का अस्तित्व ही उसके लिए अर्थहीन था, उसके मरने पर शोक और संवेदना का नाटक मुझसे नहीं हो सका। पर उसके घर में तो बकायदा मातम मनाया जा रहा था। जिस व्यक्ति से तुम्हारा कभी कोई संबंध नहीं था, उसका शोक तुम लोग क्यों मना रहे हो? यह तो मेरी समझ में नहीं आता। हमें तो उन लोगों ने खबर तक नहीं दी। कोई सवाल ही नहीं था। किसी तीसरे व्यक्ति ने पत्र लिखा जो यहाँ 4-5वें दिन पहुंचा है, और बस यहाँ बकायदा मातम शुरू हो गया। इन लोगों ने मेरी चूड़ियां नहीं फोड़ी, यही गनीमत है। छी, कैसी बातें करती हो, मैंने सिहर कर कहा। सच कर रही हूँ दीदी, मुझे कमरे में कैद करके रख दिया है। कॉलेज नहीं जाने देते, टीवी नहीं देखने देते, रेडियो नहीं सुनने देते, पानी भी मुझे मांग कर पीना पड़ता है। मुझे कोई घड़ा नहीं छूने देता। क्या कहती हो? सब अम्मा का पागलपन है। मेरी सास मरी थी तभी यही नाटक हुआ था। मुझे तो सुनकर ही भी तृष्णा होने लगी थी। पता नहीं जया कैसे सहन कर रही थी। अच्छा जया, चलूंगी, अब फिर कभी आ जाऊंगी। मैंने एकदम उठने का उपक्रम किया तो उसने हाथ पकड़कर बिठा लिया। ऐसे कैसे चली जाएंगी? जो कहने आई थी वो तो कहिए। वह सब कहने का अब उत्साह ही कहाँ बचा था। मैंने कहा, तुम कॉलेज नहीं आई तो बस देखने चली आई थी कि क्या बात है? झूठ मत बोलिए। आप कॉलेज गई होती तो यह खुशखबरी आपको कब की पता लग जाती। कल ही तो पूरा स्टाफ मिलने आ गया था। हे भगवान, जया ने कैसे सामना किया होगा उन सबका, खासकर मिसेज माथुर और मिसेज मालवी जैसे लोगों का। उसने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली। बोली, भाभी उनसे नीचे ही निपट ली। मैंने साफ कह दिया था कि किसी को ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है। आश्चर्य है, मुझे किसी ने नहीं रोका। आपकी बात अलग है दीदी, सब जानते हैं आपसे मिलकर मुझे खुशी होती है। बल्कि आप अगर नीचे से ही लौट जाती तो मुझे बेहद दुख होता, क्योंकि मैं जानती हूँ आप क्या कहने आई थी। बताओ। मृणाल की बात पक्की हो गई है, ठीक है ना? तुमने कैसे जाना? आपके चेहरे से ही पढ़ लिया था। आपके कमरे में आते ही जान गई थी, पर सोचा पहले अपनी खबर सुना दूं, फिर आपकी सुनूंगी। उसके कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि मुझे बरबस हंसी आ गई। शोक और संजीदगी का जो आवरण ओढ़ रखा था गिर पड़ा। कमरे में आने के बाद पहली बार मैंने खुलकर सांस ली। और सुनाइए, उन लोगों को आपने कैसे पटाया? इस कहानी का शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।